Hello friends, my name is Sandeep. Welcome to Methods of channel. Today we start with our third lecture of some basic concepts of chemistry. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है मोस्टली। ठीक है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। वो कैसे होती है? जो हम हमारी तरफ से तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। वो एरर ह्यूमन एरर भी हो सकता है, वो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे कि भी हम इंस्ट्रूमेंट को भी बनाते हैं उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी तो नहीं होगी, ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत। और अगर ह्यूमन एरर देखें तो जैसे हम एंड पॉइंट देखते हैं टाइट्रेशन के अंदर, हम एंड पॉइंट देखते हैं तो उसमें क्या है कि हमें देखना होता है, वो प्रॉपर लेवल में देखना होता है आके। ठीक है, लेकिन कई बार हम ऊपर से देख लेते हैं, कई बार हम नीचे से देख लेते हैं। ठीक है, कई बार लिक्विड में बबल आ जाते हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण एरर होते हैं। उसी को वो फुलफिल करने के लिए, उसी का वो करने के लिए हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज in which true value of measurement lies. Range of possible values in which true value of measurement lies. इसको हम कैसे समझेंगे? मान लो मैंने एक स्केल ले लिया, ठीक है, ये हमने 3 ले लिया, ये ले लिया, ये बड़ा स्केल है जिसका हमने पार्ट ले लिया। मैंने उसमें से एक वैल्यू निकाली है यहाँ पे 3.21। ठीक है, उसमें अगर मैं मानूं कि एरर है 0.01 का, ठीक है, उसमें एरर है 0.01 का। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से अगर मैं ये देखूं तो ये क्या है, एक एरर है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये एक रेंज है। ठीक है, जहां पे मेरी जो ट्रू वैल्यू है, जो मैंने सही वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो लाई करती है। वो कैसे है? ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है मैंने, प्लस और माइनस। तो मैं क्या करूंगा, 3.21 प्लस 0.01, ठीक है, और दूसरी है 3.21 माइनस 0.01। इसमें हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या आएंगी, 3.22 टू 3.20। ठीक है, और यू कैन से 3.20 से 3.22 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बीच में हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो लाई करती है। ठीक है, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है परसेंटेज एरर का। परसेंटेज एरर क्या होता है कि अनसर्टेनिटी ठीक है डिवाइड बाय मेजरमेंट इंटू 100। अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट इंटू 100 कैसे करेंगे? हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2.59 प्लस माइनस 0.01, 2.59 प्लस माइनस 0.01। तो अनसर्टेनिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0.01, और मेजरमेंट क्या है हमारे पास 2.59। ठीक है, इनटू क्या आएगा 100, और हमारे पास क्या है, अब फिर यहां से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो जो हमारे पास एरर है इसमें वो क्या है, 1% से भी कम है, लेस देन 1%। ठीक है, जो एरर है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, लेस देन 1% है। पीछे हमने अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन की और ये जाना अनसर्टेनिटी होती क्यों है। अब अनसर्टेनिटी के अंडर दो और डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, दो और चीजें आती हैं, एक होती है प्रिसीजन और दूसरी जो चीज होती है वो होती है एक्यूरेसी।
पहले प्रिसीजन की डेफिनेशन करते हैं। प्रिसीजन होता क्या है? ये होती है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, आप ट्रू वैल्यू के, आप एक्यूरेट वैल्यू के कितने क्लोज हो, ठीक है, वो उतना ही प्रिसाइज होगी। अगली जो चीज है हमारे पास वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? ये होती है एक्यूरेट वैल्यू। और यू कैन से ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। अगर हमने अनसर्टेनिटी को देखना है तो इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा डेविएट है ट्रू वैल्यू से। ठीक है, कितनी ज्यादा वो डेविएट है ट्रू वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू से। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को भी हम अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो हमें हमारे पास क्या होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू भी होती है और एक क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू क्लोज होती है एक दूसरे के, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एरर, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होता है? उन दोनों में क्या होता है? चेंज होता है। अब आगे हमारे पास क्या है कि हम जो केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, या बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं इसको 0.000429। ठीक है, 1 से कितना छोटा है? 0.0429। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? 4.29 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, 4.29 इंटू 10⁻⁻⁴ कैसे होगा? 429 बाय 12340 क्या होगा? 12340 यहाँ पे नीचे आ गई और ये 4.29 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो है 10,000 बना, 10,000 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। 10⁻⁴ लिख सकता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कोई बड़ी वैल्यू लें 6290000, ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैंने मान लो इसको लिख दिया 6.29 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 7 ही हो गया ना, 3 2 5 और 2 7। ठीक है, 6.29 प्लस 7 इंटू 10⁻⁷, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? इतनी बड़ी वैल्यू को और इतनी छोटी वैल्यू को केमिस्ट्री में इस प्रकार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं कि हम इस चीज़ को मेजर कर सके, उसको हम इसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इन वैल्यूज़ को कैसे इसका एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कैसे इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगानी है, वो समझाऊंगा। अगला हमारे पास है पावर की वैल्यूज़ की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? एडिशन करके देखते हैं। मैं वैल्यू ले लेता हूं 2.3 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे?
कि जो यहाँ पे बेस और ये पावर दिख रही है, ये क्या है हमारे पास, पावर जो है वो है सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे बाहर और सिंपली इन दोनों का ऐड कर देंगे। 2.3 प्लस 2.4, ये क्या बन जाएगा, 2.3 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10⁴। अगला हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वैल्यू को, पावर वाली को। कैसे करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻², ठीक है, इन दी पावर 10⁻⁻² एक वैल्यू ले ली, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻3। तो हम यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है, वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक इनमें से एक की पावर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे दोनों को सेम बनाने के लिए। तो मान लो मैंने 2.4 इंटू 10⁻⁻² और इसकी पावर को चेंज कर दिया 0.4 इंटू 10⁻⁻², 2.4 इंटू 10⁻⁻² माइनस 0.4 10⁻⁻²। तो ये क्या होगा, 2.4 माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁻², हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें बस एक चीज़ होगी कि हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे लगेगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू, ठीक है, 3.1 इंटू 10⁻⁵ ले लिया। इसमें पावर्स का कोई वो नहीं होता। अगर मान लो a की पावर m है, ठीक है, इंटू a की पावर n है, a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या होगा, a बेस m प्लस n, जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 2.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.1 इंटू 10⁵, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.3 इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 5, ये वाला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये बन जाएगा हमारे पास 7.13 इंटू 10⁻⁴ प्लस 5 9, 7.13 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अगला हमारे पास है डिवीजन। इसमें क्या होगा, अगर मान लो a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने, 5.4 इंटू 10⁵, 5.4 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 2.7 इंटू 10⁻², 2.7 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे देखेंगे 2.7 टू ज़ा 5.4, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 माइनस 2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा m माइनस n वाला, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, ये आ जाएगी 2 इंटू 10⁻3, वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर मीनिंगफुल digits which are known with
सर्टेनिटी। ठीक है, ये वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो कि हमें सर्टेनिटी मतलब क्या, एक्यूरेसी से पता है। एक्यूरेट जो डिजिट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि नहीं है। तो उसके रूल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला जो रूल हमारा कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल ले लेते हैं 257। 257 में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो अगला रूल है, अगला रूल कहता है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम 2002। ठीक है, 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में 2 जीरोस हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगली हमारे पास जो थर्ड है वो ये है कि जीरोस on the left hand side of non-zero digit are non-significant. Zeros on the left hand side of non-zero digit are non-significant, वो significant नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 002। इसमें कितने हैं, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 3 रूल हो गए हमारे। अगला जो रूल है, फोर्थ रूल, वो क्या कहता है कि जीरोस एट द एंड और राइट हैंड साइड आर significant provided they are on the right of decimal. Zeros at the end or right hand side are significant provided they are on the right hand side of the decimal. अब इसको कैसे समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं 100। ठीक है, जीरोस एट द एंड और राइट हैंड साइड दोनों है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 10.0 100.0 तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट हमारे पास है काउंटिंग number of objects. Counting number of objects have infinite
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? मान लो हमारे पास है 24 एग्स हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो मैं 24 को 24.0000 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे इसकी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक हमारे पास रूल हो गए, हमने जान लिया कि वे सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गई इसकी क्या कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, ठीक है। सिंपल है। अगर मैं मान लो एडिशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। 2.13 1.4 12.323, ठीक है, सिंपल है। ऐड करेंगे 3 और 2 5 4 7 और 8 2 और 2 1 5 1, ये हमारे पास क्या आएगी, एडिशन हो जाएगी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन होगी। और अगर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल है, जैसे वो दूसरों के होते। 2.3 इंटू 3.1, 2.3 इंटू 3.1 हमारे पास बन जाएगा 7.13, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ऐसे हमारे पास इसमें एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी और डिवीजन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें डिफरेंट लॉज होंगे, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करते हैं टू गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारे पास जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये डिस्कवर्ड हुआ था इन 1789 में बाय एंटोने लुवोज़ियर, ठीक है। इस लॉ में क्या था, इस लॉ से पहले क्या होता था कि हमारे पास जैसे जो साइंटिस्ट थे वो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते थे, और रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के बाद प्रोडक्ट आ जाता था। लेकिन उसमें ये क्या था, उनको यही नहीं समझ आता था कि रिएक्टेंट वैनिश कहाँ हो गया, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो वैनिश कहाँ हो गया, उस चीज़ को इसने क्लियर किया, और जिसके कारण केमिस्ट्री में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे क्लियर किया इसने? इसने कहा कि रिएक्टेंट, जैसे कि मैं A प्लस B लेता हूं, वो देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो A और B रिएक्ट करके मान लो C प्लस D प्रोडक्ट दे रहे हैं। A प्लस B रिएक्ट करके C प्लस D प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि C और D में A और B के कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। C और D में A और B के कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इससे हमें यह पता लगा कि जो A और B है वो क्या करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने आप को, या तो कह सकते हैं इसको C और D में बांट लेता है अपने आप को, ठीक है। इस वे में कहा था इसने, मास के वे में, ठीक है। हमारे पास क्या चीज है, he stated that in an isolated system, matter can neither be created
nor be destroyed। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो हमारे जो सराउंडिंग से बिल्कुल ही कटा होता है। ठीक है। जो जिसके सराउंडिंग्स के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि भी जो मैटर है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। ना वो क्रिएट किया जा सकता है, ना वो खत्म किया जा सकता है। ठीक है। ये किया था इसमें इसमें अब हम जैसे मान लो एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है था इस लॉ के हिसाब से। ठीक है। मैं मान लो 2 हाइड्रोजन ले रहा हूं प्लस ऑक्सीजन, गिव्स यू H2O। यहाँ पे देखेंगे 2 × 1 = 2 ग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास 16 ग्राम। टोटल हमारे पास हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 2 × 1 + 16, 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे जो मास इधर साइड है वही मास इधर साइड है। जो मास यहाँ पे है वही मास वहाँ पे है। ठीक है। तो सिंपली यही कहना चाह रहा था ये कि जो मास है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो मास है वो सेम रहा। ठीक है। इसके अंदर इस कंपोनेंट के अंदर इसके भी इस प्रोडक्ट के अंदर इसके भी कंपोनेंट होंगे और इसके भी कंपोनेंट होंगे। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, जिसे इस लॉ को हम प्रॉस्ट लॉ, ठीक है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। प्रॉस्ट लॉ कहते हैं और क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ कहता क्या है? जोसेफ प्रॉस्ट स्टेटेड दैट the given compound, ठीक है, given compound contains exact same proportion, ठीक है, of elements irrespective of its occurrence। ठीक है। He stated that the given compound contains exact same proportion of elements irrespective of its occurrence। ठीक है। वो कहाँ से आया है? ठीक है। उसके उसके मतलब इरिस्पेक्टिव जाते हुए। ठीक है। ये क्या कहता है कि उसके जो प्रोपोर्शन है, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जो उसके अंदर एटम्स की रेशियो प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। इसमें हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लेता हूं मैं। ठीक है। क्यूप्रिक कार्बोनेट में मान लो अगर मैं ये सिंथेटिकली बनाता हूं, ठीक है, लैब में, और नेचुरली मिलता है, अगर ये नेचुरली अकर है तो, ठीक है, सिंथेटिकली बनाता हूँ या नेचुरली अकर होता हूँ, तो दोनों में जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है। चाहे वो सिंथेटिकली बनाए हो चाहे वो नेचुरली। अगला हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ was given by John Dalton in
1803। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था 1803 में। ठीक है, ये लॉ कहता क्या था? ही स्टेटेड दैट द mass of one element, the mass of one element that combines with the mass of other element are in the ratio of small whole number। ठीक है, जॉन डाल्टन यहाँ पे क्या कहता है कि जो मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, जो कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, हैं, उसमें क्या है कि जो रेशियो है उन दोनों एलिमेंट की कंबाइन करने की, वो क्या होगी? एक स्मॉल होल नंबर होगी। ठीक है, 0 1 2 3। ओके, इसको हम कैसे समझते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यहां पे दे रहे हैं H2। ठीक है, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम, दिस इज 16 ग्राम। 2 × 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, अगला हमारे पास है 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है H2O2। हाइड्रोजन 2 × 1 × 2 ग्राम, ऑक्सीजन 2 × 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास H2O2 क्या हो जाएगा? 34 ग्राम। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे हम देखेंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये क्या है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट ले लिया। उसके साथ पहले तो सिंगल ऑक्सीजन को वो करवाया, रिएक्ट करवाया, फिर डबल और 2 ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 16:32 और 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास कंबाइन करने की? एक फिक्स्ड उसके साथ एलिमेंट के साथ वो आ गई 1:2। होल नंबर में ये रेशियो आ गई जो सिर्फ जो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला लॉ है हमारा गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गिवन बाय गे-लुसेक in 1808। ठीक है, he stated that when gases combine or produced, they combine in simple ratio of volume। ठीक है, provided all the gases are in constant
प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, हमारे पास अगला लॉ है गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गे लुसेक इन 1808। उसने ये कहा था कि जब कोई गैसेस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में, दे कंबाइन या इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर इन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो प्रेशर और टेम्परेचर को हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सिंपली इसने क्या कहा, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन gives 1 volume of what? 1 volume of hydrogen plus 1 volume of hydrogen plus 1 volume of oxygen gives 1 volume of water. अगला लॉ है हमारा एवोगैड्रो लॉ, गिवन बाय एवोगैड्रो in 1811. He proposed that a given volume of gases should contain equal number of molecules. ठीक है, उसने क्या कहा कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस अगर मान लो कंबाइन करते हैं, अगर रिएक्ट करवाते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको कैसे समझाया उसने, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ H2। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें उसने ये कहा कि अगर हम इन सबको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, और कोई भी जो एटम है वो इनमें से वो अनरिएक्टेड नहीं रहता। ठीक है, सब क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इस थ्योरी से हमें क्या मिला, इस थ्योरी से हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, वो इस थ्योरी से पता लगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कोई भी बिलीव नहीं करता था कि सेम एलिमेंट के जो वो है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं टू गिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी को वहां पे ये नहीं था कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन गैस बना सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी लॉज हुए हैं, जो भी लॉज मैंने करवाए हैं, उसमें यही लिखा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ, या फिर 2 हाइड्रोजन प्लस सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स H2। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है वो किसी को नहीं पता थी, इसलिए ये वाला जो लॉ है वो स्टार्टिंग में क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन आफ्टर 50 इयर्स, ठीक है, इसके जो इसके उसमें हमें एविडेंसेस मिले कि भी हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो इस लॉ को हमने कंसीडर किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ठीक है, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमें क्या कहते थे, पहला पोस्टुलेट था हमारे पास, मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible particle called
मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरी चीज कह रहा था अबाउट एटम कि एटम आर आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है। डिफरेंट atom of elements, different atom of elements have different mass and properties, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम आर आइडेंटिकल इन नेचर, सब अपने अपने उसमें अपनी आइडेंटिटी होती है उनकी। डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमारे पास जो अगला है कंपाउंड्स आर formed by the combination of different atoms of elements, ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट इन सिंपल होल रेशियो, ठीक है। जो कंबाइन करेंगे वो इन सिंपल होल नंबर रेशियो में करेंगे, ठीक है। हमारे पास फोर्थ था कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है। जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंपली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन क्या चीज है हमारे पास? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। कैसे समझेंगे? CH4 प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? केमिकली करेक्ट वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सेम ही है, ठीक है। ये सिर्फ क्या कह रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स जो होती है, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं रिएक्टेंट के एटम्स और क्या दे देते हैं हमें? प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है। हमारा ये टॉपिक आज का यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेथड्स ऑफ चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।